नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश, लालू और राहुल की तिकड़ी से बुरे फंसे पीएम मोदी के 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बने राहुल गांधी की वसुंधरा को लेकर पीएम मोदी के बड़े ऐलान की, राजस्थान में पीएम मोदी के झूठ पर कांग्रेस के वार की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महिला पत्रकार के साथ बीजेपी नेता की बदसलूकी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 50-50 उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मोहर। रमन सिंह राजनांदगांव से तो संपत अग्रवाल बसना से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने ओबीसी मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पूछा सवाल, महाराष्ट्र सरकार में 15% ओबीसी सीटें खाली क्यों हैं? सितंबर में घटी डीजल की बिक्री, पेट्रोल की मांग में हुआ उछाल। देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ने की वजह से 3% घटी डीजल की बिक्री। मणिपुर की रोशो बीना ने एशियन गेम्स में जीता रजत पदक, 11 साल से कर रही हैं वुशु की प्रैक्टिस। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी की तिकड़ी ने पीएम मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। बिहार की सियासत से इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी बेदम हो गई है। 2024 चुनाव से पहले बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के खुलासे से बीजेपी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के जाल में फंस चुकी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक सियासी दांव ने दिल्ली तक के सियासी तापमान को गर्मा दिया है। राजनीतिक गलियारों में आज सिर्फ बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़ों की चर्चा हो रही है। इन आंकड़ों ने बीजेपी के 2024 के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। जातीय जनगणना के आंकड़ों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%। ताजा जनगणना के अनुसार बिहार में अब करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। अभी बिहार में हिंदुओं की संख्या 10,71,92,958 है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या 2,31,49,925 है। राज्य की कुल आबादी के करीब 14.26% यादव हैं। 4.21% की आबादी के साथ कुशवा जाति तीसरे नंबर पर है। ब्राह्मण 3.65 और राजपूत 3.45, करीब 7% हैं। राज्य में सबसे कम आबादी कायस्थों की है। कायस्थ कुल आबादी के मात्र 0.60% हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी भागीदारी कुल आबादी में महज 2.87% है। बात भूमिहारों की करें तो बिहार की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 2.86% है। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने लिखा है, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। यह आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। जातीय जनगणना के इन आंकड़ों से आने वाले चुनावों में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ना तय है। दिक्कतें तो राहुल गांधी ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। राहुल गांधी अब हर रोज खबरों में पीएम मोदी पर हावी होने का हुनर सीख चुके हैं। गांधी जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी को हैरान कर दिया। जब पीएम राजस्थान के चुनावी दौरे पर थे तो राहुल गांधी भी अमृतसर के दौरे पर थे। जी हां, यहां पर आध्यात्मिक दौरे पर कहें, जिससे पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की चर्चा होने लगी। तो कैसे राहुल ने किया मोदी को परेशान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये अब पहेली बन गया है। 2 दिन शिमला में बहन प्रियंका गांधी के घर बिताने के बाद आज कांग्रेस सांसद अमृतसर पहुंच गए।
जहां उन्होंने हरमिंदर साहिब में माथा टेका। इसके बाद वो गुरुद्वारे की सेवा में शामिल हुए। हरमिंदर साहिब में राहुल गांधी की सेवा करते हुए एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी मंदिर साहिब में बर्तनों को साफ कर सेवा कर रहे हैं। आप भी देखिए राहुल का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खास बात यह है कि राहुल गांधी के इस निजी दौरे में कोई भी कांग्रेसी नेता उनके आसपास नजर नहीं आया। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिग ने एक्स पर लिखा है कि श्री हरमिंदर साहिब में राहुल गांधी का दौरा निजी है। ये उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसे में राहुल गांधी की निजता का सम्मान करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो इसे कांग्रेस नेता के दौरे को व्यक्तिगत ही माने। राहुल गांधी के अमृतसर दौरे की तस्वीरें कांग्रेस ने एक्स पर साझा की हैं। कांग्रेस ने लिखा है, आज राहुल गांधी जी अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के दर पर पहुंचे, वहां उन्होंने सेवा की। राहुल गांधी का ये दौरा भले ही निजी माना जा रहा हो, लेकिन राहुल गांधी आज भी खबरों की सुर्खियों में बने रहे। जब पीएम मोदी राजस्थान और एमपी के दौरे पर रहे, वहीं राहुल गांधी ने भी अमृतसर पहुंचकर खूब सुर्खियां बटोरी। खबरों की माने तो कांग्रेस उत्तराखंड में अक्टूबर में शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को भी पिथौरागढ़ से शुरू कराने की तैयारी में है, जिसे कांग्रेस बीजेपी और पीएम मोदी की यात्रा के काउंटर के रूप में देख रही है। पीएम मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। चुनौती तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी के लिए बन गई हैं। वसुंधरा राजे की नाराजगी और बगावती तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी 7 दिन के अंदर दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। लेकिन यहां मोदी कुछ ऐसा बोल गए जिससे सभी को पता चल गया कि अगर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आती है तो सीएम वसुंधरा नहीं होंगी। राजस्थान में बीजेपी को डर लग रहा है और ये डर बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी के चलते लग रहा है। साथ ही जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर हाईकमान ने इशारों में 2 टूक कह दिया है कि ना तो वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और ना ही उनके समर्थकों को पहले की तरह टिकट दिए जाएंगे। उसके बाद बीजेपी के लिए राजस्थान में हालत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और इस बीच पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार राजस्थान भी पहुंचे और चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन उनके उदास चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेमन से इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने साफ कर दिया कि अगर राज्य में बीजेपी की सत्ता वापस आई तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगी बल्कि कोई और सीएम बनेगा। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। यानी मोदी ने साफ शब्दों में सीएम के लिए वसुंधरा राजे के नाम को नकार दिया है। गौरतलब है कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है। 30 सालों से राजस्थान में 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है तो 5 साल कांग्रेस की। लेकिन इस बार लग रहा है कि राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बदल सकता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वसुंधरा को लेकर बीजेपी आलाकमान का विरोध और पार्टी के अंदर गुटबाजी। और साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी ने पूरी तरह से किनारे लगाने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के इस बयान से वसुंधरा को बड़ा झटका लगा है। झटका तो आज कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को दिया है। राजस्थान में आज सियासी तापमान अपने उफान पर रहा, क्योंकि पीएम के चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा, जिसका कांग्रेस ने करारा जवाब दिया। तो क्या कहा है मोदी ने और क्या है कांग्रेस का पलटवार, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी की खबरों ने जोर पकड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के रण में इस बार कांग्रेस को रिवाज बदलने का भरोसा है। सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी जनता के हक में एक के बाद एक कदम उठा रही है। तो वहीं चुनावों को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे और हमेशा की तरह कांग्रेस को कोसने लगे। कांग्रेस पर हमला बोलते बोलते पीएम मोदी ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ ऐसा बोल दिया जिसे कांग्रेस ने बेशर्मी से झूठ बोलना बता दिया। दरअसल मोदी ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं कि जब अपराध, दंगे, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है,
प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, वो उज्जैन का जिक्र नहीं करेंगे, वो महिला पहलवानों पर अत्याचार करने वाले अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, न ही हमारे राष्ट्रीय चैंपियंस के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई क्रूरता की निंदा करेंगे। लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात आएगी तब वो वही करेंगे जो सबसे अच्छा करते हैं, बेशर्मी से झूठ बोलना। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने भाषण में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका कांग्रेस की तरफ से करारा जवाब मिला हो। इससे पहले भी मोदी की कई बातों का पर्दाफाश कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। कांग्रेस के इस पलटवार से बीजेपी की चिंता अब बढ़ गई है। चिंता तो बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी अपनी सरकार की बढ़ा रखी है। योगी सरकार ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल का अस्थायी रूप से लाइसेंस रद्द कर दिया था और इस कार्रवाई के बाद से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक बार फिर वरुण गांधी ने मोदी सरकार को तीखे तेवर दिखाए हैं। मोदी सरकार अपनी नीतियों और नीयत की वजह से अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन बीजेपी सांसद भी उसके काम की कमियां निकालकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं और इस बार वरुण गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल वरुण गांधी राष्ट्रीय सिख सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर कांड से लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिख सबसे बहादुर कौम है जो कट्टर राष्ट्रभक्त है और मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरी रगों में सिखों का खून है। वरुण गांधी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया, जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हुकम सिंह जी थे। हुकम सिंह जी ने लोकसभा में पंडित नेहरू को यहां तक कह दिया था कि वो सही आदमी नहीं है, लेकिन नेहरू जी सुनते रहे। 6 महीने बाद सरदार हुकम सिंह को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो नेहरू की तो बुराई करते हैं, तो वो हमें कैसे लोकसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। हुकम सिंह जी ने पंडित जी से ये बात कही तो नेहरू ने कहा कि आपके भाषण से मैंने सीखा और अपने आप को सुधार भी लिया। वहीं अपनी ही सरकार को घेरते हुए वरुण गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में 500 लोग शहीद हुए, उनके सपने मुझे आते हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे सहने की क्षमता कम है, अन्याय सहने की क्षमता कम है। मुझे परवाह नहीं है कि कितने वोट मुझे मिले, मेरे कितने वोट कम हो गए, मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह यह है कि एक आदमी खड़ा है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दो, तो मेरे लिए चुप रहना संभव नहीं। वरुण गांधी ने अपने तेवर से दिखा दिया है कि अब वो चुप नहीं रहने वाले हैं और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब बीजेपी इस पर कैसे अपना बचाव करती है, ये देखना होगा। वरुण गांधी की ये गुस्ताखी क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? इधर सीएम नीतीश कुमार भी बिहार में बीजेपी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी नेताओं ने जेडीयू को तोड़ने का दावा किया है, जिसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को जेडीयू तोड़ने की चुनौती दे डाली है। तो क्या कहा है सीएम नीतीश कुमार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आरएलडी नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति से कम और बेतुकी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले उन्होंने नीतीश की जेडीयू पार्टी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया था जिसका सीएम ने करारा जवाब दिया है। दरअसल आरएलडी नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी और कई नेताओं ने दावा किया था कि जेडीयू जल्द ही 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक हिस्सा बीजेपी के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा आरजेडी के पास जाएगा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो जेडीयू तोड़कर दिखाएं। पटना में मीडिया वालों से बात करते हुए नीतीश ने कहा, ये बेतुका बयान है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जेडीयू को तोड़कर दिखाए। नीतीश कुमार के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बीजेपी को जेडीयू को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं और फिर देखें क्या होता है। महागठबंधन बनाने के दौरान ऐसी चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक डील हुई है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार पूरे महागठबंधन के बैकअप के साथ केंद्रीय राजनीति में आ जाएंगे। अब तथाकथित महागठबंधन के नेता उन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो न तो विपक्षी दलों के संयोजक बने और न ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। नीतीश कुमार की कोशिशें नाकाम रही और इसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और देखें कि जेडीयू का क्या होता है। बिहार के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रस्मी तौर पे याद किया गया, लेकिन क्या लोगों के व्यवहार में गांधी की नीतियां दिखती हैं? स्कूल की किताबों से उनके चैप्टर हटाए जा रहे हैं। नोट बंद होंगे तो उनकी तस्वीर भी गायब हो जाएगी। ले दे के बस राजघाट ही रह जाएगा जो बापू का पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात महिला पत्रकार के साथ बीजेपी नेता की बदतमीजी की। मीडिया के सवालों का जवाब देना पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता तक अपनी तौहीन समझते हैं। जब कोई पत्रकार किसी बीजेपी नेता से सवाल करता है तो उल्टा उसे ही डांट कर चुप करा दिया जाता है। ऐसे ही नजारा तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। तो कैसे एक महिला पत्रकार के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की बदसलूकी, देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार उन्होंने एक महिला रिपोर्टर के साथ ऐसी बदतमीजी की है जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हो रही है। महिला रिपोर्टर ने अन्नामलाई से बीजेपी से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर वो भड़क गए और उन्होंने उसे फटकार तक लगा दी। उनकी इस हरकत की कोयम्बटूर प्रेस क्लब ने आलोचना की है। हालांकि विवाद बढ़ने पर अन्नामलाई ने अपना पक्ष भी रखा। एक महिला रिपोर्टर ने अन्नामलाई से पूछा, अगर वो बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो क्या वो पार्टी के साथ बने रहेंगे? ये सवाल सुनकर अन्नामलाई नाराज हुए और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि उसे उनके पास आकर बैठना चाहिए ताकि टीवी पर जो कोई भी उन्हें देख रहा है उसे ये मालूम चल सके कि इस सवाल को किसने पूछा है। वो लगातार महिला रिपोर्टर से अपने पास आकर बैठने को कहते रहे। अन्नामलाई ने कहा, यहाँ आइए और मेरे बगल में बैठिए। लोगों को टीवी के जरिए देखने का मौका मिलना चाहिए कि मुझसे ये सवाल किसने पूछा है। सवाल पूछने का एक तरीका होता है। 8 करोड़ लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये शानदार सवाल किसने पूछा है। बीजेपी नेता लगातार महिला रिपोर्टर से अपने बगल में बैठने का दबाव बनाते नजर आए, मगर महिला रिपोर्टर के साथ ही उसका बचाव करते रहे। कोयम्बटूर प्रेस क्लब ने अन्नामलाई की आलोचना करते हुए कहा है, पत्रकारिता पर नैतिकता का उपदेश देने की कोशिश करने से पहले अन्नामलाई को एक नेता होने की नैतिकता सीखनी चाहिए और सम्मान पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। पत्रकारिता नागरिकों और सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों के बीच एक सेतु के रूप में खड़ी है। कांग्रेस ने भी अन्नामलाई की आलोचना की है। तमिलनाडु कांग्रेस महासचिव लक्ष्मी रामचंद्रन ने कहा है कि मैंने किसी में इस तरह का अहंकार नहीं देखा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।